नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कल से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र। संसद के पटल पर रखे जाएंगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई बिल। शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार। पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई नेता विपक्ष नहीं होगा। महायुति ने 80% सीटें जीतकर रचा इतिहास। अब भाजपा का बनेगा मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा। बस ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र कल सोमवार 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 समेत अन्य महत्वपूर्ण विधेयक संसद की पटल पर पेश किए जा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई में महायुति की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड की मनमानियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं है, इसे केवल वोट बैंक बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान में वक्फ बोर्ड कानून का कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था बनाई ताकि उसके शाही परिवार का वोट बैंक चल सके। फिलहाल जब कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो इस दौरान वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 80% सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। तो भाजपा ने 132 सीटें जीतकर अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पार्टी अपने दम पर बहुमत से सिर्फ 13 सीटें कम है। सहयोगी शिवसेना की 57, एनसीपी अजीत की 41 और 3 छोटे सहभागियों की 4 सीटों के साथ महायुति ने 288 में से 234 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी एमवीए को झटका लगा और वह सिर्फ 50 सीटों पर सिमट गई। महायुति में भाजपा का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है। 149 सीटों पर मैदान में उतरी भाजपा ने 132 सीटें जीती हैं। ऐसे में इस बार उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। उस पर पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी यह अभी तय नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हीरो साबित हुए। उन्होंने न केवल चाचा शरद पवार को सीटों के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया बल्कि विरासत भी पाली। उधर एमवीए की हालत इतनी खराब है कि उनके घटक दलों में से कोई भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा नहीं कर सकता। यानी पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई नेता विपक्ष नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गर्दला दिन्ने मंडल के तालागासुपल्ली गांव में एक भीषण सड़क हादसे में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 12 कृषि मजदूर खेतों से काम करके लौट रहे थे और तेज रफ्तार आरटीसी बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। उनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरटीसी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 7 मजदूरों की मौत पर शोक व्यक्त किया और उन्हें प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल अजीज ने भी सड़क दुर्घटना और 7 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। इजराइल ने बेरूत के मध्य क्षेत्र में कई मिसाइल हमले किए, जिनमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। लेबनान के नागरिक स्वयंसेवी संगठन ने बताया कि हमले में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि आपातकालीन बचाव कर्मी अभी भी मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान की राजधानी को एक हफ्ते से भी कम समय में चौथी बार निशाना बनाया है। लेबनान पर यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब इस सप्ताह अमेरिका के दूत आमोस होस्टिन ने इजराइल और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने के लिए क्षेत्र की यात्रा की थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में 63 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में अब तक 3,500 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 15,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और लगभग 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं इजराइल ने कहा कि लेबनान से लड़ाई में उनके 90 सैनिक और कम से कम 50 नागरिक मारे गए हैं।
कनाडा सरकार ने भारत की फटकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की कथित साजिश समेत कनाडा में आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और इसे अटकलबाजी और गलत बताया। कनाडा के प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नेथानी रोनर ने इस रिपोर्ट का खंडन किया। इससे एक दिन पहले भारत ने कनाडाई मीडिया की इस रिपोर्ट को बदनाम करने वाला अभियान करार देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की थी। रॉय ने कहा कि हालांकि कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने वाले सबूतों के बारे में कुछ नहीं कहा है और न ही उसके बारे में इसकी जानकारी है। इसके विपरीत की जा रही हर बात अटकलबाजी और गलत है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में हुई मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल किरणपाल की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी रॉकी उर्फ राघव एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। आरोपी और दिल्ली पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी रॉकी मारा गया है। पुलिस के मुताबिक गोविंदपुरी थाना इलाके में हुई कांस्टेबल किरणपाल की हत्या के मुख्य आरोपी की संगम विहार इलाके में स्थानीय पुलिस और स्पेशल सेल की ज्वाइंट टीम के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। रॉकी ने ही चाकू से कांस्टेबल पर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी और इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड में एक आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया था। एनकाउंटर में दीपक के पैर में गोली लगी थी। किरणपाल जो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में था, आज सुबह पेट्रोलिंग के दौरान 3 बदमाशों को जब उन्हें रोक टोक की तो बदमाशों ने उस पर चाकू से वार किया और उसकी मृत्यु हुई। इस दुर्भाग्यवश घटना ने सबको झकझोर दिया था। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें इसमें लगी। ऐसे में ढूंढते हुए एनडीआर की टीम जब यहाँ पहुँची, दीपक की पहचान, उसे जब इस जगह पे ढूंढ लिया गया और उसे सरेंडर करने को कहा गया तो उसने सरेंडर करने की बजाय टीम की तरफ फायर खोल दिया। टीम ने फिर से हवा में फायर करते हुए उसे वार्न किया, लेकिन उसने फिर से उन्हीं की तरफ वार किया। तो फाइनली एसआई अमित ने उसके पैर पे निशाना लगाते हुए और पूरी टीम ने उसे काबू कर लिया और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में आज फिर सर्वे किया जाना था। इससे पहले ही माहौल बिगड़ गया। यहाँ लोगों ने पुलिस बल पर पथराव करना शुरू कर दिया, जबकि पहले से भारी पुलिस बल तैनात था और बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन यहाँ सुबह से ही भीड़ इकट्ठी हो गई और हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। बता दें कि रविवार सुबह 5 बजे से जामा मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था और इसके साथ ही संभल शहर में भी बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की गई थी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी संभल कोतवाली पहुंच गए थे। सर्वे टीम जामा मस्जिद के निकट तक पहुंच गई और कुछ ही देर में सर्वे शुरू होने जा रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ ने बाहर आकर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर पत्थरबाजी करी और मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और पूर्व क्रिकेटर नेता नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी पत्नी के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज का अनुभव साझा कर रहे हैं। नवजोत सिद्धू ने दावा किया है कि उनकी पत्नी ने कार्बोहाइड्रेट और चीनी छोड़कर और हल्दी और नीम का सेवन करके कैंसर को हरा दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के इस दावों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एम्स और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों के अनुसार सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे सिद्ध उपायों से कैंसर का इलाज संभव है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे दावों पर विश्वास करने से मरीजों के इलाज में देरी हो सकती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने भी एक नोटिस जारी कर लोगों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक दावों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। यासीन मलिक का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें वह पिस्तौल से गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा था। इस वीडियो के बाद क्राइम ब्रांच ने उसकी तलाश शुरू की और आखिरकार उसे अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने यासीन मलिक को तब गिरफ्तार किया जब वह अवैध हथियारों की तस्करी के लिए किसी स्थान पर पहुंचा था। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यासीन के खिलाफ कई स्थानों में पहले से ही विभिन्न मामले दर्ज हैं, जिसमें अवैध हथियार रखने, धमकी देने और अन्य अपराध शामिल हैं। पुलिस ने यासीन मलिक को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है और यासीन से पूछताछ की जा रही है ताकि उसकी आपराधिक गतिविधियों और अन्य साथियों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।